नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भी दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, भारत इत्यादि देशों में प्रचलित भी है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 जो है वह केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है, वहीं अनुच्छेद 163 और 164 जो है वह राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। अगर आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें देखें तो सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर राष्ट्रपति सरकार या अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो इसे हम गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय अथवा निश्चित सरकारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है और यह व्यवस्था जो है अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका इत्यादि देशों में देखने को मिलती है। अगर भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं की बात करें तो पहला है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का या औपचारिक कार्यपालिका होती है, जबकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो होते हैं वह वास्तविक कार्यकारी हैं। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया जो है वह नामिक होता है और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। चूंकि आर्टिकल 74 में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वह बाध्य भी है। अगली इसकी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। जहाँ पे संसदात्मक सरकार होती है वहाँ पे बहुमत दल का शासन देखने को मिलता है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार बनाती है, वही दल जो होता है वह सरकार बनाता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं में बहुमत प्राप्त दल का शासन भी है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत होता है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर देखें तो लोकसभा के प्रति देखने को मिलता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में भी प्रभावी होता है कि लोकसभा जो होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री जो है वह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं हटेंगे अपने पद से, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि वह भंग हो जाती है। अगली विशेषता है संसदात्मक शासन की राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं चूंकि एक ही राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में भी मंत्री जो होते हैं वह सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, यानी कि उनमें राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है जिसके कारण वह अपने सत्ता का संचालन आगे की तरफ करते हैं। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। मंत्री जो होते हैं वह विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह बिना संसद का सदस्य हुए मंत्री नहीं बन सकता है। संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। अगर संसदीय सरकार की अगली विशेषता देखें तो इसकी अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय सरकारों में प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखने को मिलता है। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होते हैं वह नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं
वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ जो दल होता है उनके नेता होते हैं। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण व अहम भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। संसदीय सरकार की अगली विशेषता होती है निचले सदन का विघटन अर्थात लोकसभा का विघटन। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का भी अधिकार दिया जाता है। इसकी अगली विशेषता होती है गोपनीयता। मंत्री जो होते हैं वह गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। संसदीय सरकार के जो मंत्री होंगे वह गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाही, नीतियों और निर्णयों की सूचना किसी को अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। वह अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ जो है वह हमारे राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब आते हैं संसदीय सरकार के गुण। संसदीय व्यवस्था के आखिर कौन कौन से गुण हैं। तो पहला ही गुण यह होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य देखने को मिलता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सरकार के विधायी एवं जो कार्यकारी अंग हैं उनके बीच सहयोग और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होती है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र भी होते हैं। परिणाम स्वरूप अगर देखें तो इन दोनों अंगों के बीच विवाद बहुत कम देखने को मिलता है। अगला अगर इसके गुण को देखें तो अगला गुण है इसका उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकारों का गठन होता है। मंत्री जो होते हैं अपने मूल एवं कार्याधिकारी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय व्यवस्था के अगर अगले गुण की बात करें तो निरंकुशता का प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी जो होता है यानी कि जो कार्यकारी जो होते हैं वह कार्यकारी जो होता है वह एक समूह होता है यानी कि मंत्रिपरिषद होता है, ना कि कोई व्यक्ति। अगर कोई एक व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता का संचालन करने को दे दिया जाए तो ये आम बात है कि उस व्यक्ति में निरंकुशता का भाव जो है उत्पन्न हो सकता है। परंतु चूंकि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद में शक्ति को दिया जाता है, ना कि एक व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे निरंकुशता का प्रतिषेध देखने को मिलता है। और यह प्राधिकृत व्यवस्था जो होती है वह कार्यपालिका की निरंकुश प्रवृत्ति पर भी रोक लगाती है। संसदीय व्यवस्था के अगले गुण की बात करें तो वह है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी होती है। सत्तारूढ़ दल यदि बहुमत खो देता है तो जो राज्य का मुखिया होता है विपक्षी दल का उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो अगर बीजेपी अपना बहुमत लोकसभा में खो देती है तो उनके जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस, जिसके प्रमुख रूप में जो राहुल गांधी जी हैं, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। विपक्ष का नेता जो होता है वह वैकल्प अगर जैसे कि डॉक्टर जेनिंग्स ने भी कहा है कि विपक्ष का जो नेता होता है वह वैकल्पिक प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था के अगला गुण है व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूहों से गठित होती है। जैसे कि मंत्री लोग जो जनता है उसका प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के जो सभी वर्ग एवं सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो चूंकि संसदीय व्यवस्था के ये जो पांचों गुण थे वो समाप्त होते हैं। अब संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में देखें कि आखिर इसमें कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं। तो पहला यही है कि अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था जो होती है वह अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर निर्भर होते हैं। वे अपने कार्यकाल बहुमत की दया पर चूंकि वे निर्भर होते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है।
अगर वास्तव में ऐसा देखा भी जाता है कि जो गठबंधन सरकारें होती हैं उनमें अस्थिरता का भय ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें लोकसभा में बहुमत जो है उतना प्राप्त नहीं होता। ये सभी गठबंधन की सरकारें होती हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ना पारित कर दिया जाए। अगर इसकी अगले दोष को देखें तो वह है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में जो दीर्घकालिक नीतियां हैं वह लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो सरकार का कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होता है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां भी चूंकि परिवर्तित हो जाती हैं, इस वजह से नीतियों की अनिश्चितता का भाव बना रहता है। इसके अगले दोष को देखें तो वह है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब सत्तारूढ़ जो पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो वह कैबिनेट जो है वह निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। और जैसा कि लास्टी भी कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था जो है वह कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। जैसा कि हम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पिछले टाइम में अगर हम कहें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय भी ऐसा देखने बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं। अगला दोष है शक्ति पृथक्करण के यह विरुद्ध है। संसदीय व्यवस्था जो है वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका जो होती हैं एक साथ और अविभाज्य होती हैं। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही नेता होता है, जिस वजह से यह शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। और कितने लोग कहते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है शक्ति को विभाजित करने वाली शक्ति का मेल है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध यह शक्ति का मेल है। और जैसा कि बेगहॉट ने भी कहा है कि कैबिनेट जो है वह कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका को निभाती है। अगला अगर इसके दोष को देखें तो वह है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अगर मेरा मानना अगर है तो संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष जो है वह यही है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से चूंकि परिचित नहीं होती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं अपने क्षेत्र में भी वो निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प भी होते हैं, क्योंकि उनको सदन के अपने अपने राजनीतिक दलों में से ही किसी दल सदस्यों को मंत्री चूंकि उनको बनाना पड़ता है, जिस वजह से उनके पास सीमित विकल्प होता है। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक यह विस्तारित नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो संसदीय व्यवस्था के दोषों में ये 5 दोष जो हैं वह प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने भारतीय संसदीय व्यवस्था के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।